नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अनकट में आपका स्वागत है। मंत्री का बदला मंत्री से, यहां महाराष्ट्र में कुछ इसी रंग की सियासत देखने मिल रही है। अभी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि ठाकरे सरकार के मंत्री अनिल परब को ईडी का नोटिस आ गया। कम से कम शिवसेना का तो यही कहना है कि ये एक बदले की कार्रवाई है। तो आखिर अनिल परब भी क्यों निशाने पर आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं मेरे राजनीतिक संवाददाता रौनक कुकड़े से। रौनक, ये बताओ कि आखिर अनिल परब पर क्यों शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनिल परब महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसपोर्ट और संसदीय कार्य मंत्री है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी मंत्रियों में से एक अनिल परब को समझा जाता है। तीसरी बात, वो विधान परिषद में शिवसेना के टिकट पर चुन के गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उनको टारगेट पर क्यों लिया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अनिल परब बीएमसी के चुनाव है, बीएमसी में स्ट्रैटेजी प्लानिंग शिवसेना का काम देखने का अनिल परब की तरफ जिम्मेदारी होती है, और खासतौर से पार्टी के सभी लीगल जो काम है वो अनिल परब देखते हैं। इसलिए अनिल परब जो है वो यहाँ पर टारगेट पर ईडी के नजर आ रहे हैं, और इस तरह का आरोप भी जो है वो शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी अनिल परब को माना जाता है, और शिवसेना की जो संगठन स्टाइल है, उस अगर संगठन स्टाइल को समझे तो विभाग प्रमुख का जो पद है वो काफ़ी महत्व रखता है। और बांद्रा से अंधेरी का जो फेज है, वहाँ पर 2001 से अब तक भले ही वो मंत्री है, लेकिन विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी जो है वो अनिल परब के पास है। और खास तौर से राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि अगर अनिल परब को टारगेट किया जाए तो बीएमसी के चुनाव के वक्त में अगर वो इन कानूनी पचड़े में फंसे रहे तो उसका फायदा जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। ये भी चर्चा जो है वो सामने निकल कर आ रही है। इसीलिए जो आपने सवाल पूछा कि अनिल परब कौन है, तो उनकी कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। जी रौनक, अगले साल फरवरी में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, और मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है, और ऐसे में शिवसेना और बीजेपी के बीच इस महानगर पालिका पर कब्जा हासिल करने के लिए कांटे की टक्कर होने वाली है। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें जो साल 2017 में हुए थे, तो वहां पर भी ये दोनों पार्टियां नेक टू नेक ही थी। बीजेपी सिर्फ शिवसेना से 2 सीटें ही कम जीत पाई थी, और बीजेपी को लग रहा था कि इस बार जो है अगर अगले चुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पर मुंबई में बीजेपी की सत्ता आ सकती है, और इसी के लिए ये पूरी रणनीति बनाई गई। और जैसा कि रौनक ने बताया कि अनिल परब, जो कि दाहिने हाथ माने जा रहे हैं सरकार में उद्धव ठाकरे के, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो कानूनी पचड़े में फंस जाएं। लेकिन इसके अलावा एक और भी बात है अनिल परब को टारगेट किए जाने की। जिस दिन रत्नागिरी में नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई, उस दिन अनिल परब का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें वो फ़ोन पर कुछ अधिकारियों से बात कर रहे थे, और ये एक वीडियो भी कारण है जिसकी वजह से बीजेपी अनिल परब को लेकर खुन्नस में है। क्या था वो वीडियो रौनक? जी देखिए, जिस वक्त नारायण राणे की रत्नागिरी में गिरफ्तारी हो रही थी, उस वक्त अनिल परब, चूंकि वो वहाँ के गार्जियन मिनिस्टर है, डीपीडीसी की बैठक लेने पहुंचे थे, और उस डीपीडीसी की बैठक के बाद पत्रकारों से वो मुखातिब हो रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उस वक्त 2 कॉल उन्हें आते। कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी के एक कॉल थे, और उस कॉल के दौरान वो इस तरह का आदेश देते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करिए, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करिए। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नारायण राणे की गिरफ्तारी करने के आदेश जो है वो अनिल परब पुलिस अधिकारियों को उस वक्त दे रहे थे, और इसीलिए इस ऑडियो क्लिप को लेकर बीजेपी ने जमकर बवाल किया। आशीष शेलार जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग जो है वो रखी, और साथ ही उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त, ये कहा जाए कि शिवसेना को चेतावनी देने वाला एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये खेल जो है वो शिवसेना ने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म जो है वो बीजेपी करेगी। और साफ तौर पर उनकी ऑडियो क्लिप वायरल होती है, नारायण राणे को गिरफ्तार किया जाता है, और उसके चंद दिनों के बाद इस तरह का ईडी का नोटिस अनिल परब को जो है वो मिलता है। अच्छा रौनक, हमने ये देखा है कि खास करके अगर ईडी की बात करें तो ठाकरे सरकार से जुड़े कई मंत्री जो है, या फिर इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके कई विधायकों के खिलाफ जो है ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। शिवसेना के प्रताप सरनाईक की बात ले लें, या फिर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बात कर लें, एकनाथ खड़से जो बीजेपी छोड़कर एनसीपी में आए हैं उनकी बात कर लें, इन सभी के खिलाफ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले शुरू हो चुके हैं।
अब ये बताइए कि अनिल परब को किस मामले में शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, आधिकारिक तौर पर जो अनिल परब की तरफ से बयान जारी किया गया, कल जब उन्हें नोटिस मिला तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि किस मामले में उन्हें ये नोटिस मिला है, इस बात का जिक्र उस नोटिस या उस समन में नहीं है। केवल उसमें इस बात का ही जिक्र किया गया है कि आपको मंगलवार सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में पेश होना है। कानूनी सलाह अनिल परब ले रहे हैं, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि 100 करोड़ की जो वसूली का मामला अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री है उन पर चल रहा है। उसी दौरान 7 अप्रैल को एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने एक अपनी तरफ से पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मुंबई महानगर पालिका के 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2 करोड़ रुपए वसूली करने का टारगेट उन्हें अनिल परब ने दिया था। शायद इस कड़ी के संदर्भ में जो है वो ईडी अनिल परब से पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए शायद उन्हें ये नोटिस दिया गया होगा। अच्छा ये बताइए रौनक कि इसको शिवसेना किस तरह से देख रही है, क्योंकि शिवसेना जिस तरह से अनिल परब को नोटिस भेजी गई है उसके बाद भी शिवसेना का रवैया काफ़ी आक्रामक दिखा है और संजय राउत की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं जो कि शिवसेना के पक्ष को पेश करते हैं। जी निश्चित तौर पर कल जिस तरह से सबसे पहले अनिल परब को नोटिस ईडी ने भेजा है, ये जानकारी सार्वजनिक तौर पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने दी। उन्होंने जो ट्वीट किया वो बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने क्रोनोलॉजी की बात की है, खास तौर से इस क्रोनोलॉजी का जो शब्द है ये अमित शाह को टारगेट करने के लिए जब उन्होंने ये उनका एक जो भाषण वायरल हुआ था जिसमें कि वो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि सीए के बाद एनआरसी की क्या क्रोनोलॉजी होगी, तो इस तरह से उन्हीं पर कटाक्ष करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। जी निश्चित तौर पर उसी को उस शब्द को इस्तेमाल करते हुए सीधे केंद्र सरकार में खासतौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करने के लिए संजय राउत ने शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि रत्नागिरी में जब पालक मंत्री वहाँ पर मौजूद थे और वो अलग अलग तरह के आदेश दे रहे थे और उनकी एक क्लिप वायरल होती है और नारायण राणे की गिरफ्तारी होती है, यानी भूकंप का केंद्र रत्नागिरी था और उसके बाद अब इस तरह का नोटिस आना, यानी साफ तौर पर दिल्ली में बैठे जो नेता है वो एक्टिवेट हो गए हैं और इसीलिए ये नोटिस भेजा गया है। रही बात शिवसेना की, शिवसेना इसको भुनाने की भी कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में इस पर जमकर राजनीति देखने को मिलेगी। आज जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अलग अलग तरह से शिवसेना कैसे बीजेपी को जवाब दिया जा सके इसकी स्ट्रैटेजी में भी लग गई है। जी बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में हमें काफ़ी कुछ देखने मिलने वाला है। नारायण राणे की गिरफ्तारी सिर्फ इसकी एक शुरुआत भर है। महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक बार गर्म हो चुकी है और कई सारे जो है उतार चढ़ाव हम देखेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि बीएमसी के चुनाव अगले कुछ महीने में होने वाले हैं और इस पूरे प्रकरण से एक बार फिर से यही बात साबित होती है, जैसे कि ये कहा जाता है ना हिंदी में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी तरह से जिसकी सरकार उसकी पुलिस, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार।